करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनके कैमरे ऑन नहीं है वो प्लीज़ कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो कैमरे ऑन रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट रखना आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि आपके सामने जो भी चीज़ होने वाली है वो इम्पोर्टेंट है और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि स्पाइन स्ट्रेट रख के बैठें। मुझे आज का जो टॉपिक दिया गया है वो है फाउंडेशन ऑफ योगा। यहाँ चूंकि सभी योग से रिलेटेड हैं और सभी ने योग में कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन किया हुआ है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी चूंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो हम सब मिलके इसे निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब इसको एक बार फिर से रिमेमोराइज करें और एक बार फिर से इस सफ़र पर साथ में चलें। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि योग जो है वो युज धातु से मिलके बना हुआ है। युज धातु का अर्थ होता है कि कोई भी चीजों का संयोग, मिलना या जुड़ना। तो यहाँ पर युज धातु को 3 प्रकार से लिया जाता है, जिसमें युज समाधो में युज धातु का मतलब होता है समाधि, युजिर योगे में होता है मिलना या संयोग, और युज संयमने इसमें होता है संयम। तो इस तरह से अगर हम देखें कि योग जो है वो कोई भी 2 चीजों का मिलना है। इसको हम अगर आध्यात्मिक रूप से लें तो हम इसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कह सकते हैं। सामान्य रूप से लें तो शरीर और आत्मा का मिलन कह सकते हैं, शरीर और स्वास्थ्य का मिलन कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में लगभग सभी हम इसी पर ही काम कर रहे हैं। कुछ ये डेफिनेशन दी हैं, ये ऑब्वियसली आप सभी लोगों की पढ़ी हुई हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है, ये महर्षि पतंजलि के हिसाब से है। एंड सांख्य दर्शन अपने आत्मा को अपने स्वरूप में व्यवस्थित कर लेना योग होता है। विष्णु पुराण के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण मिलन योग है। भगवत गीता के अनुसार अपने कर्मों को कुशलता से करना योग है। अब यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये हमारे कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कोचेस जब आप बनते हैं तो वहाँ आपके कर्म की कुशलता ही आपके स्टूडेंट को या आपके एथलीट को टॉप पर पहुँचाती है। जितना परफेक्शन और निस्वार्थ भाव से आप उसे कोचिंग देंगे, उतना ही वो कोच या वो कोच अपने एथलीट को ऊपर लेके जा पाएगा। तो ये जो योग की परिभाषाएं हैं ये किसी न किसी तरह से हमारे कोच में, क्योंकि कोच भी एक गुरु ही है और गुरु का काम होता है कि वो अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से अपनी संपूर्ण विद्या का उपयोग करते हुए उसे गाइड करे या उसका मार्ग प्रशस्त करे। योग के उद्देश्य क्या होते हैं कि मानसिक शक्ति का विकास करना। यदि मान लीजिए एथलीट थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है, तो ये उसके गुरु या कोच का काम है कि उस समय वो उसको उस मन स्थिति से ऊपर उठाए और उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की साइड लेके जाए। उसमें रचनात्मकता का विकास करना। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि आसन बहुत एडवांस होते हैं तो कहीं पर जाकर एथलीट्स हार मान लेता है कि नहीं अब तो ये मुझसे नहीं होगा। तब उसमें क्रिएटिविटी को डेवलप करना और उसे धीरे धीरे पुश करते हुए उस आसन की अंतिम स्थिति तक ले जाने की कोशिश करना। स्ट्रेस और जो भी उसकी लाइफ स्टाइल है उसमें सुधार करना, क्योंकि अगर एथलीट स्ट्रेस में है तो चूंकि स्ट्रेस उसके मसल्स को भी रिजिड करेगा, तो ये एक कोच का काम होता है कि वो उसकी मन स्थिति को पहचाने जिस समय वो आसन कर रहा है और उसे रिलैक्सेशन दे या उसे रिलैक्स करे, जिससे वो मानसिक रूप से शांत हो पाए।
फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखना और उसको कैसे डेवलप करें, तो वो भी आप योग के आसन के द्वारा ही उस फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये कुछ योग के लाभ हैं, बेनिफिट हैं, और ये चूंकि सभी को मालूम है तो इसे मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ योगा। तो जैसे कि सभी को मालूम है कि हिस्ट्री ऑफ योगा, बहुत जब योगा एक प्राचीन विद्या है और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये गुरु शिष्य परंपरा से शुरुआत हुई थी, जिसमें गुरु एक उपदेश के रूप में अपने शिष्य को शिक्षा देता था। और जो ये सुनी हुई विद्या है इसको हम श्रुति कहते हैं। तो ज्यादातर ये माना जाता है कि सबसे पहले जो वक्ता हैं वो हिरण्यगर्भ हैं, या सूर्य को सबसे पहले ये ज्ञान दिया गया। वहां से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकुओं से ऐसे लंबी एक श्रृंखला राज ऋषियों की हुई जिन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सारा ज्ञान जो था वो श्रुति के आधार पे था, मतलब जो गुरु बोलता था, उपदेश देता था, उसे शिष्य सुनते थे और कंठस्थ करके वो अपने शिष्य को आगे ज्ञान देते थे। अगर हम इसका इतिहास देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसके कई पोस्चर्स ऐसे मिले हैं, मूर्तियां, जिसमें कि योग की मुद्रा में वो मूर्तियां हैं, जिसमें शिव की मूर्ति मिली हुई है, जो सेंटर में आप बीच वाला पिक्चर देख रहे हैं। इनके दोनों पैर के तलवे आपस में मिले हुए हैं, जो कि योग की एक आसन माना जाता है। इसमें कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिली हैं जहां शिव पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। शिव की पद्मासन में बैठी हुई मूर्तियां भी मिली हुई हैं। इसके अलावा कुछ मूर्ति ऐसी मिली हैं जो आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, कि जहां पर शिव के चारों ओर बहुत सारे पशुओं से घिरे हुए शिव को बताया गया है। और चूंकि योग का हर आसन किसी न किसी एक पशु के एक विशेष पोस्चर से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर इस संदर्भ में इस पिक्चर को लिया गया है और यहाँ पर शिव का नाम इन्होंने पशुपतिनाथ दिया गया है। इसके अलावा कुछ जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है जो कार्योत्सर्ग की मुद्रा में है। इनके अलावा भी जो इतिहास में योग मिलता है वो उसके काफी जगह मिली है, जैसे बलूचिस्तान, मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे काफी योग मुद्रा में मूर्तियां मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में कुरुनाल में, कल्याणतुप में, काकुलम में, ये काफी ऐसी जगह हैं जहां पर योग की मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में मिली हुई हैं। इवन दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया में भी माया सभ्यता की मूर्तियां मिली हुई हैं, जो कि संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। और इनमें शीर्षासन, पद्मासन, सिद्धासन और धनुरासन, ये 4 आसन विशेष में ये मूर्तियां मिली हुई हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही योग विद्या किसी न किसी रूप में, चाहे वो श्रुति रूप में हो या लिखित रूप में हो, लेकिन विद्यमान रही है। श्रुति का अर्थ, जैसा कि अभी हमने बताया, कि सुना हुआ होता है, कि जो गुरु से उसका शिष्य सुनता है वो श्रुति होती है। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उस श्रुति को लिपिबद्ध किया गया, तो उनको हम स्मृति मानते हैं। और श्रुति में वेद आते हैं, और इनके 4 वेद जो होते हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन 4 वेदों में योग का समावेश मिलता है और योग का उल्लेख मिलता है। इसके बाद उपनिषद, पुराण और इन सभी में भी किसी न किसी तरह से योग का उल्लेख मिलता है। योग के अगर हम इतिहास को देखें तो इसको हम 5 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो खंड है वो हमारा वेद उपनिषद का है, पुराणों का है। द्वितीय खंड दर्शन काल का है, कि जब सारे दर्शन इसमें जन्म लिए और दर्शनों की प्रभावना हुई। तीसरा खंड जो है वो टीका काल का है, कि जो ऑलरेडी ग्रंथ थे उन पर जो भाष्य लिखे गए वो तृतीय खंड में लिखे गए।
चतुर्थ खंड जो है वो हठ योग और भक्ति काल का है, और पांचवा खंड आधुनिक काल है, जो आज तक हम सभी इस काल में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह यदि हम वेद में देखें तो ऋग्वेद में योग का उल्लेख मिलता है, योग शब्द का, और कई तरह के योगों का वर्णन भी मिलता है। उपनिषद में यदि हम देखें तो कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, शांडिल्य योग तत्व, ध्यान बिंदु, हंस, अमृतानंद, इन सभी में योग का उल्लेख मिलता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में पंच कोशों का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, त्रिशरीर का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में हर उपनिषद में योग को उल्लेख किया गया है। इसके बाद पुराणों में अगर हम देखें तो महाभारत में तो पूरा भागवत गीता योग का ही एक स्वरूप है। रामायण में भी जब भगवान राम आश्रम में शिक्षा के लिए जाते हैं तो उन्हें योग की भी शिक्षा दी जाती है। इस तरह का उल्लेख रामायण में मिलता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीन पक्ष योग के देखने को मिलते हैं, जिसमें कर्म योग मतलब आप जो एक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ अगर गीता को हम अपनी कोचिंग ट्रेनिंग से जोड़ें तो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें जाता है कि ये तीनों जो योग हैं, जब तक इन तीनों योगों का आप अपने आप में समावेश नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे कोच या हम एक अच्छे कोच नहीं बन सकते हैं। अगर एक अच्छे कोच के लिए क्वालिटी जरूरी है कि उसमें कर्म योग हो, कि वो अपने कर्म को पूरी शिद्दत के साथ और पूरी लगन के साथ करे। भक्ति योग हो कि वो जो कर्म कर रहा है उसके प्रति उसकी भावना भक्तिमय हो, समर्पण की भावना हो, निस्वार्थ भावना हो। और तीसरा ज्ञान योग कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका पूरा ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। यदि मान लीजिए आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो आप में कितनी भी भक्ति और कर्म हो, लेकिन आप उस एथलीट को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों योगों का समावेश एक कोच में होना आवश्यक है, और हर कोच का ये दायित्व है कि वो ये देखे कि ये तीनों बैलेंस है कि नहीं है। यदि कोई भी एक पक्ष थोड़ा सा कम बैलेंस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो वो अपने स्टडी से उसको बढ़ाने की कोशिश करे, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करे। तो एक परफेक्ट कोच तभी हो सकता है जब ये तीनों संतुलित हों, बैलेंस्ड हों। इसके बाद जो योग के प्रकार आते हैं उसमें बुक्स आती हैं, उसमें मुख्यतः जो ज्यादा प्रचलन में है वो दो हैं, एक तो राजयोग और हठ योग। तो राजयोग चूंकि सभी योगों का, जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये राजा कहलाता है, और इसमें एक साधारण व्यक्ति से मोक्ष तक जाने तक की पूरी यात्रा का वर्णन है। हठ योग और घेरण्य संहिता में जो वर्णन है वो योग के आसन पार्ट का मैक्सिमम वर्णन है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा अष्टांग योग को या राजयोग को देखते हैं। तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं इस राजयोग के या अष्टांग योग के। तो ये जो 8 अंग हैं, ये 8 अंग इस तरह से हैं कि व्यक्ति यदि बहुत साधारण सा व्यक्ति भी यदि एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़े तो वो अंतिम अपना जो उसका जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष, उसे प्राप्त कर सकता है। अब यम जो होता है, यम के भी 5 पार्ट बताए गए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब सवाल उठता है कोचिस ट्रेनिंग में यम और नियम की क्या आवश्यकता। इसी तरह नियम के भी 5 भाग हैं: शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप और संतोष। तो इन दोनों की कोच ट्रेनिंग में क्या आवश्यकता है या एक एथलीट को क्या आवश्यकता है।
तो यम नियम ही हैं जो आपके अंदर डिसिप्लिन लाते हैं, अनुशासन लाते हैं, और आपके जो भी मेंटल स्ट्रेस हैं या एथलीट के मेंटल स्ट्रेस हैं उनको रिलैक्स्ड करते हैं, रिलीव करते हैं। और जब ये मेंटल स्ट्रेस रिलीव होते हैं तो उसके मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उसकी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, और उसके मसल्स अलाउ करते हैं एडवांस आसन तक जाने का। तो यम और नियम ये दोनों कोच के लिए भी आवश्यक है और एथलीट के लिए भी आवश्यक है। इनका पालन करके वो अपने परफॉर्मेंस को कई गुना आगे बढ़ा सकता है। ये कुछ आसन के पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि आप सभी लोग को ये, आप सभी एक्सपर्ट हैं, सभी को इसकी जानकारी ऑलरेडी है। अब ये जो आसन है, आसन की जो डेफिनेशन दी है ये एक कोच को समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसन की महर्षि पतंजलि ने डेफिनेशन ही दी है स्थिर सुखम आसनम, शरीर की वह स्थिति जिसमें आप लंबे समय तक स्थिर और सुखपूर्वक ले सकें, बैठ सकें या रह सकें, वो आसन है। और जब एज ए एथलीट कोई भी फील्ड में आता है, एफओपी में आता है, तो ये डेफिनेशन उसके लिए बहुत काम की होती है, क्योंकि यदि उसने कोई आसन लगाया, चूंकि एडवांस आसन है, और अगर उसके फेस पे स्थिरता का और सुख का भाव नहीं रहा तो माइक्रो मार्किंग में उसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कट जाते हैं। तो इस दोनों के लिए जरूरी क्या है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, और आसन की इस डेफिनेशन को जब तक अचीव ना कर लें तब तक आप अपने एथलीट को वो प्रैक्टिस कंटिन्यूशन में कराते रहें। क्योंकि यदि कोई भी एथलीट की प्रैक्टिस कम रहेगी तो वो आसन में आ भी जाएगा, रुक भी जाएगा, हो सकता फेस पे वो स्माइल भी ले आए, बट उसकी ब्रीदिंग तुरंत बता देगी कि उसकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग एकदम फास्ट रहेगी। तो ब्रीदिंग पर तभी कंट्रोल हो सकता है एथलीट का जब वो लगातार प्रैक्टिस में अपने आप को बनाए रख सके। और जब हम माइक्रो मार्किंग में जाते हैं तो ब्रीदिंग के, आपके आई मूवमेंट के, आपके स्माइल के, आपके फेस एक्सप्रेशन के, एथलीट की ये सारी चीज़ों की मार्किंग रहती है। तो स्थिर सुखम आसन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन तक पहुंचने तक कोचेस को अपने एथलीट को प्रैक्टिस कराना चाहिए लगातार। प्राणायाम, प्राणायाम हम कंपटीशन में नहीं लेते हैं, लेकिन प्राणायाम ही वो चीज होती है जिससे उस एथलीट का अपने मन पर कंट्रोल होता है, उसकी मन की चंचलता खत्म होती है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है कि जब कोई एथलीट बैलेंसिंग वाले आसन परफॉर्म करता है, और अगर उसका ब्रीदिंग पर, उसके मन पर, उसकी थॉट प्रोसेस को, इन सबको वो जब तक कंट्रोल में नहीं, सॉरी क्वेश्चंस आप बाद में ले लें, पहले प्लीज कंटिन्यू हो जाने दें लेक्चर। सो जब तक ये तीनों को वो कंट्रोल नहीं करता है तब तक वो लंबे समय तक बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं होता है। तो बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए उसके मन की चंचलता को कम करना बहुत जरूरी है, और उसके विचारों के प्रवाह को कम करना जरूरी है। और ये दोनों काम जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं जब प्राणायाम परफेक्ट होता है, या प्राणायाम का अभ्यास हम निरंतर करते हैं। तो चूंकि ये उसके सिलेबस में नहीं है, ये सोच के हम छोड़ दें तो वो उचित नहीं है। और कोशिश करना चाहिए हर कोच को कि वो जो कूल डाउन करते हैं लास्ट में उसके एथलीट्स, उसमें प्राणायाम को भी जरूर डालें, जिससे वो थोड़े अंदर की तरफ से जुड़े और उनके मन की चंचलता थोड़ी सी कम हो, और वो जो भी बैलेंसिंग आसन है उसमें अपने आप को स्थिरता बना के रख सकें अपने शरीर की।
नेक्स्ट प्रत्याहार। प्रत्याहार का ही मतलब होता है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को बाहरी जगत से मोड़कर अंदर की तरफ डाइवर्ट कर लेना। तो ये प्रत्याहार की भी एथलीट को बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। प्लस अक्सर क्या होता है कि जब एक आर्टिस्टिक या रिदमिक कोई परफॉर्मेंस होता है तो उसमें 10 आसन्स होते हैं, और अक्सर प्लेयर जो मिस्टेक करता है वो ये करता है कि या तो आसन का सीक्वेंस चेंज कर देता है या एक आसन स्किप हो जाता है, भूल जाता है। तो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उसके मेमोरी को बढ़ाने के लिए प्रत्याहार की यहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता होती है कि प्राणायाम के बाद आप भले ही उसको 10 मिनट का लास्ट का समय दें, जिसमें प्राणायाम, प्रत्याहार और मेडिटेशन 3 चीज़ों को शॉर्ट कराएं, लेकिन इन तीनों अंगों का एक अच्छे एथलीट्स के रूप में सफल होने के लिए समावेश होना बहुत जरूरी हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग हैं अष्टांग योग के, और ये ध्यान हम इसमें से जरूर हर एथलीट को करा सकते हैं, और ध्यान से उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका विल पावर बढ़ेगा। अगर उसको किसी भी तरह के कोई फोबिया है, सपोज स्टेज फोबिया है या एक क्राउड का फोबिया है, तो उन सबको हम कंट्रोल ड्यूरिंग ध्यान ही कर सकते हैं। मेडिटेशन के साथ ही उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान डिपेंड करता है कि आपके एथलीट की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको डिज़ाइन करके, और उसे 5 मिनट भी यदि हम डेली ध्यान कराते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, उसकी परफॉर्मेंस को कई गुना बेटर कर देगा वो। इसके बाद कुछ टेक्स्ट हैं, हठ योग, प्रदीपिका, शिव संहिता, घिरण्य संहिता, फिर लाइट ऑन योगा बीकेएस स्कूल का, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, योग दर्शन, योग निद्रा। तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये इंडिया के रेनॉल्ड इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट हैं, और इन सब में काफ़ी इन चीज़ों पर रिसर्च करके और लिखा गया है। और चूंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो योगासना का है, योगासना हठ योग को लेके हम चल रहे हैं, तो हठ योग में मेन क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले तो आसन, फिर प्राणायाम, और फिर बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में लाना, जो कि नादानुसंधान के थ्रू होता है। और हठ योग का मानना यह होता है कि हठ योग जैसे जैसे हम करते हैं तो ये हमारी जो एनर्जी होती है, लाइफ एनर्जी, उसको बैलेंस करता है और रेगुलाइज करता है। जहाँ पर भी ये लाइफ एनर्जी कुछ रुक रही है या उसकी फ्लो को कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये कंटिन्यू करता है, और वो कंटिन्यूशन और बैलेंस फ्लो होने के कारण क्या होता है कि हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, हमारा ब्रेन एक डीप कूल एंड काम स्टेट में आ जाता है, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। तो हठ योग जो है, चूंकि ह और ठ दो अक्षरों से मिलके बना है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप को, अपनी चेतना को ऊपर उठाना, और ऊपर उठाकर उसे सहस्रार चक्र तक पहुंचाना या परम चेतना से मिलाना। इसमें ह और ठ जो दो अक्षर होते हैं, तो ह जो अक्षर है वो सूर्य नाड़ी का प्रतीक होता है। सूर्य नाड़ी मतलब राइट नॉस्ट्रिल या पिंगुला नाड़ी, और जो ठ होता है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक होता है। चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और अगर हम देखें तो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल ये होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं बट जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हार्ट बीट, फूड का डाइजेशन। अगर मैं किसी चीज़ को आपके पास फेंकूं तो आपकी तरफ फेंकूं तो पलक का झपक जाना, या सपोज कोई जलती हुई तीली हमारे हाथ के पास लाए तो हम हाथ हटा लेते हैं।
तो ये जो पूरे कुछ जो क्रियाएं हैं जो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में चलती रहती है, ब्रीदिंग हमारी, है ना, तो ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम अगेन टू पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है, इसमें चंद्र नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है और दूसरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो ये दोनों जो नर्वस सिस्टम है ये इस तरह के होते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि अधिक एक्टिव हो गया तो जितनी भी हमारी ऑटोनॉमस एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, उनको ये बढ़ा देगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर हो गया तो ये उन क्रियाओं को बहुत धीमा कर देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये दोनों सिस्टम बैलेंस रहें। और जब हम ह और ठ मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पर काम करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं, तो ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को बैलेंस कर देते हैं। और जब ये दोनों बैलेंस होते हैं तो हमारा शरीर, मन और हमारा मस्तिष्क तीनों बहुत शांति की पोजीशन में आ जाता है, कूल डाउन हो जाते हैं। और जितना हम शांत होंगे उतना परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो हठ योग का यहाँ पर ये उपयोग होता है। हठ योग प्रदीपिका घैरण्य संहिता का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा हम योग फिलॉसफी देख लेते हैं। तो जो इंडियन फिलॉसफी है, उन्होंने दो तरह के दर्शन बताए हैं, एक तो आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों को मानते हैं और नास्तिक दर्शन वो हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन बताए हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो इसमें जो सांख्य और योग दर्शन है, ये दोनों एक ही पेयर में चलते हैं और दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। सिर्फ अंतर ये है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन योग दर्शन ईश्वर को मानता है। ठीक है। और योग दर्शन के जनक महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने इस पूरे दर्शन को लिपिबद्ध किया है पतंजलि योग सूत्र के रूप में। और इस दर्शन में 2 तत्वों को प्रमुख माना जाता है, पुरुष और प्रकृति। ये 2 तत्व होते हैं जिन पर ये पूरा दर्शन डिपेंड होता है। अब पुरुष जो होता है वो सुप्रीम सेल्फ होता है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। इसको कभी बदला नहीं जाता है, ये एक शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस होता है। और ये एक पैसिव विटनेस होता है, मतलब एक निष्क्रिय होकर सिर्फ देखता रहता है। वहीं प्रकृति जो होती है वो प्योर ऑब्जेक्टिव होती है और ये अचेतन होती है, नॉन कॉन्शियस होती है। और ये साम्य अवस्था को बनाए रखती है। और इसके अनुसार, योग के अनुसार, कैसे एक जीवन प्रारंभ होता है कि जब भी अहंकार के, तमस अहंकार में डिस्टरबेंस होता है, तो उस डिस्टरबेंस से क्या होता है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चारों चीजें मिलकर 3 अहंकारों को जन्म देती हैं, सत, रजस, तमस। तमस अहंकार से जो चीजें बनती हैं वो हैं तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं और 5 भूत। और सत्व से बनते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इस तरह से अगर ये देखें तो ये पूरे 25 तत्व होते हैं जिनसे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और इसमें 26वां तत्व होता है ईश्वर, जो कि योग मानता है लेकिन सांख्य नहीं मानता है। तो इस तरह से ये पूरी सृष्टि की रचना होती है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के जनक हैं, कणाद जो हैं वो वैशेषिक के हैं, ऋषि जैमिनी पूर्व मीमांसा, ऋषि बादरायण वेदांत के हैं। चार्वाक दर्शन के चार्वाक ऋषि को भी बहुत लोग मानते हैं और इसमें काफ़ी भ्रम है, कई लोग देवगुरु बृहस्पति को भी मानते हैं। इसका ये एक नास्तिक धर्म है।
जैन दर्शन के जो हैं उसको भगवान या तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो प्रणेता उनको गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ये फाउंडेशन ऑफ योग कंप्लीट होता है। अब किसी के अगर क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें। किसी का भी कोई डाउट्स वगैरह है, अभी तक मैडम ने जो जानकारी आपको दी है, किसी के भी डाउट्स हैं या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मैडम से। वैसे सर सभी इसमें एक्सपर्ट हैं और ये एकदम बेसिक है, हाँ, तो बेसिक मुझे नहीं है ये तो लगता मैडम, मुझे लगता नहीं है किसी कि का भी उसमें, कोई। जी हाँ। फिर भी मैडम एक आध दो क्वेश्चन तो मुझे लगता होने चाहिए। अगर नहीं है तो फीडबैक इज वेरी गुड मैडम। नहीं, इसमें मेरा फीडबैक गुड नहीं है, बाकी सब लोगों का बहुत पढ़ा नहीं हुआ नहीं, है। सब सो ठीक है। बाकी सब गुड है इसमें। नहीं नहीं, गुड तो नहीं सब है। मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू madam. मैम। You taught yoga in Ashtanga yoga. I mean, in a very precise way and very detailed way, of course. And अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है जो दार्शनिक पक्ष है और आपका व्यवहारिक पक्ष है, सामाजिक व्यवस्था को लेकर के योग के अंतर्गत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फीडबैक थैंक यू सो मच आप सुषमा मैम। क्वेश्चन पूछिए, अभी तो क्वेश्चन पूछिए मैडम। आप लोग तो कुछ ऐसा आपको पूछना है, कुछ आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आई हो या ऐसा लगा हो ये मिस हो गया हो या हमको समझना है एक बार फिर, या समझ में नहीं आया है। मैडम एक बात पूछना चाहेंगे, आजकल जो आपके जजमेंट्स होते हैं इसमें कंपटीशन में जो नंबरिंग होती है, उसमें मार्किंग होती है, उसमें अब पार्शियलिटी समाप्त हो गई है, अभी भी रहती है थोड़ा बहुत? मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए सर, वैसे आपको जब माइक्रो मार्किंग और कोड ऑफ पॉइंट पढ़ाया जाएगा ना, तो उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन अभी पार्शलिटी करना संभव नहीं है, जज चाहे भी, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर ये होता है कि एक बच्चे के लिए 5 तो डी जज बैठते हैं, मतलब डिफिकल्ट जज, फिर टाइम जज, फिर इवेल्युएटर। तो राइट ऐसे टोटल 7 लोग मार्क्स देते हैं। अच्छा, इसमें भी यदि मान लीजिए आपने पार्शलिटी की तो आप क्या करेंगे? हाईएस्ट मार्क्स देंगे, है ना? पार्शलिटी करने का मतलब ये होता है। सो इसमें क्या होता है कि जब वो फाइनल स्कोर बनता है ना, तो जो एक जज जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिए है और एक जो सबसे लोएस्ट दिए है, दोनों के मार्क्स अलग हो जाते हैं। बीच के जो 3 जज होते हैं उनके प्लस होके और फिर एवरेज निकाला जाता है। तो जो ये योगासना है, इन्होंने इतने अच्छे से कोड ऑफ पॉइंट किए हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मतलब इतनी बारीकी से बनाए गए हैं, 0.25 से माइक्रो मार्किंग, मतलब जब वहाँ कंपटीशन होता है तो कई बार बच्चा 0.01 से भी पीछे रह जाता है। 0.1 के कारण वो एक नंबर पीछे हो गया। तो यहाँ पर अब पार्शलिटी का स्कोप बच नहीं पाता है। मैम एक क्वेश्चन था। जी ये आस्तिक और नास्तिक जो आपने बताया योग, जी। तो इसका थोड़ा और क्लैरिफिकेशन अगर आप कर सकें तो। देखिए, जो आस्तिक और नास्तिक शब्द हम लोग सामान्य जन इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस सेंस में करते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। साधारणतः हम लोग इस सेंस में ही इन शब्दों को लेते हैं। लेकिन जो दर्शन है, दर्शन में नास्तिक का मतलब होता है कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन चारों में जो जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी व्यक्ति उनको नहीं मानता है, जो धर्म उनको नहीं मानता या जो दर्शन उनको नहीं मानता है, वो नास्तिक की कैटेगरी में है, भले ही वो ईश्वर को माने। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन धर्म है, वो ईश्वर को मानता है लेकिन वेदों को नहीं मानता, इसलिए वो नास्तिक में है। सांख्य है, वो ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन वो वेदों को मानता है, इसलिए वो आस्तिक में है। तो दर्शन में इन दोनों शब्दों को थोड़ा डिफरेंट वे में लिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो। और जिस सब्जेक्ट में जिस सेंस में लिया है, बेटर है हम उसके साथ जाएं।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा सिद्धार्थ जी। राइट। थैंक यू। वेलकम। मैम सिंपैथेटिक के ऊपर बोल रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी आप किस जिले से बोल रहे हैं? सर इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर से। सिद्धार्थ जी आपको एक जानकारी दूंगा मैं, ये जो जी। पार्शियलिटी के भी जो डिस्कस हुआ था पार्शियलिटी में, तो पार्शियलिटी एक्चुअल में क्या कोच से ही स्टार्ट हो जाती है। वो तो ऊपर आते आते तो बहुत ज्यादा हो जाती है, पर जो पार्शियलिटी की जो मेन जड़ होती है ना, वो कोच से हो जाती है। किस बच्चे को लेना है, किसको नहीं लेना है, ये कोच डिसाइड करके ले आता है कि नहीं? जी तो सर। मुझे लगता है कि पार्शियलिटी के बारे में एक आप चूंकि कोचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो पार्शियलिटी के लिए मैं आपको अलग से ब्रीफ कर दूंगा, है कि सर नहीं? वो मैंने नहीं पूछा था क्वेश्चन, वो किसी नहीं, दूसरे मेरा पार्टिसिपेंट। क्वेश्चन हाँ, ये अरे कोई दिक्कत नहीं, सब हम अपन एक ही तो हैं अपन लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको नॉर्मल चर्चा कर रहा था आपसे, जी है ना? जी पार्शियलिटी जी। वहाँ से, और पार्शियलिटी करने वाला पार्शियलिटी कहीं न कहीं से तोड़ निकाल लेगा, है ना? करने हाँ के जी। लिए। पर योगासना भारत ने इतनी ज़्यादा उसको मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया है कि यदि आप पार्शियलिटी करेंगे तो 100 में से आप 10% कर पाएँगे, 90% कोई भी चांस नहीं है। अभी मैडम पंजाब 4th नेशनल सब जूनियर, जूनियर में गए थे, वहाँ पर लोगों ने बहुत कोशिश की, पर किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जी सर। सचिन सर, यहाँ पर एक बात ये भी है ना कि यदि मान लीजिए कोच पार्शलिटी कर लेता है हुँ। तो वो एक स्टेप तो ऊपर बढ़ा लेगा एथलीट को, लेकिन वहां फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएगा एथलीट। नहीं, सक्सेस नहीं हो पाएगा, पर मैडम जज भी कभी-कभी पार्शियलिटी कर लेते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हालाँकि मैं भी जज की हुआ है, भूमिका में हूँ। कितनी बार हुआ है? अब मैडम बहुत बार हुआ है ऐसा, मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सर मतलब प्रैक्टिकल देखा है ना, होता है ऐसा। सर प्लीज़ ऐसा होता है कि यदि मैं अपने जैसे मान लीजिए मैं इंदौर जिले से हूँ, मैं अपने बच्चे को खिला रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरी नज़र में सबसे सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए उसके मार्क्स कम आते हैं, तो मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलूँगा कि पार्शियलिटी हो रही है। और अगर मेरे बच्चे मतलब मेडल के करीब पहुँच जाते हैं, तो मुझे फिर कोई शिकायत नहीं होती है। फिर दूसरे सचिन बोलेंगे सर, पार्शियलिटी एक हुई चीज है। बोलना चाहूंगी मैं, प्रतिमा। हेलो। जी मैडम बोलिए। जी। ये प्लेटफॉर्म इस डिस्कशन का तो नहीं है शायद, सो मैडम प्लीज। डिस्कशन कर लेंगे, पर हमारे जो कोचेस हैं ये पार्शियलिटी के संबंध में पूछना चाहेंगे, तो मैडम उनको जवाब देना, उनको बताना हमारा दायित्व है। और रत्नजन मैडम बहुत अच्छे दे शुड तरीके से थिंक बिफोर से आस्किंग। उनको एक बार सोचना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म शायद उस चीज के लिए नहीं है। मैडम कभी-कभी पार्शियलिटी काम कर जाती है मैडम, वो कभी-कभी नहीं करती, इसके एडवांटेज भी हैं, है ना? और ये हमने सिंपल उनने चूँकि ये क्वेश्चन उठाया, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें सर, 2 शब्द बोल दिए। सर हम आपको निवेदन करेंगे, इसमें केवल छोटा-सा प्रश्न था बस ये, और इसमें मैडम ने बहुत ही अच्छे से उन्होंने नहीं, नहीं, बताया बिल्कुल, भी बिल्कुल, है कोई कि कोई वी दिक्कत की शुड बात नहीं। नहीं, ये कोई बड़ा डिस्कस नहीं है, ये तो नॉर्मल आपने आपने इस चीज़ को रखा, ये अच्छी बात है। आप लोग अगर नहीं रखेंगे, देखिए आपको ही बच्चों को तैयार करना है, आप तो कोचेस ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो आपके पास आती जा रही दिमाग में, उसको आपको शेयर करना है। Recording stopped. है ना? ठीक है? CS तो तिवारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं और सर। किसी को पूछना चाहते हैं, और कोई पूछना चाहते हैं इसके अतिरिक्त? जी मैम। जी हाँ, CS मैम तिवारी योग जी। का आप फाउंडेशन बता रहे थे, जिसमें अपन योग के अष्टांग योग देख रहे हैं और 8 पिलर देख रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं केवल आसन पे, और हाँ आसन सर। पे कर रहे हैं। और आसन पे क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना आ रही है। तो जो अपन बोलते हैं समत्वम योग उच्चते, या हर व्यक्ति को समभाव में रहना है, तो कंपटीशन में बच्चा समभाव में कैसे रह सकता है? तो हम कैसे इसीलिए जस्टिफाई तो करेंगे मैंने लोगों को आपको कि योग बोला में था, कंपटीशन? जी मैम। इसीलिए हमने बोला था कि यम नियम को इग्नोर ना करें। यदि वो यम नियम को फॉलो करेगा तो उसमें कंपटीशन होगा, लेकिन क्रिएटिव कंपटीशन होगा। क्रिएटिव कंपटीशन होना बहुत जरूरी होता है। मैडम यम नियम को कहीं योगासनों में उसको कुछ मार्किंग के लिए थ्योरी पार्ट या कुछ और उसको लिखित रूप में कुछ भी इस तरह का इंडिकेशन उसको प्रिपरेशन में कुछ रखा गया है इसका स्थान यम नियम का? आई मीन जस्ट देखिए सर, आई एम कुछ चीजें होती हैं, जैसे देखिए कोई भी जब परफॉर्म करता है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो वो डाइस पर जाके परफॉर्म करता है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो उस परफॉर्मेंस को तैयार करने के लिए करता है। तो यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे उसके बैक स्टेज चीजें हैं जो उसे तैयार करती हैं कि वो जब डाइस पे जाके परफॉर्म करे तो वो बेस्ट हो।
तो है, लेकिन ना? practically उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जजेस को दिखा सकते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं, एक मैसेज छोड़ सकते हैं देखिए स्पोर्ट्स में। सर, देखिए जैसे वो होता है ना कि ये चीज अपने आप फेस पर दिखती है। यदि उसके यम नियम का कुछ परसेंट भी उसने फॉलो किया है तो उसका फेस कॉम एंड कूल दिखेगा। अदरवाइज बच्चों में चंचलता इतनी होती है कि वो फेस से, उसके आई बॉल के मूवमेंट से, उसकी ब्रीदिंग से, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके जो माउंटिंग डिमाउंटिंग होता है, इवन उससे भी पता चलता है कि वो बच्चा कितना सिंसियर है। तो जब ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, जब हम लगातार उस फील्ड में काम करते हैं, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये दिखती हैं मैडम एक ऑटोमेटिक। निवेदन करूंगा मैं यहाँ आपसे, ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक। ये क्या है कि हम कॉम्पिटिटर्स को ही देख रहे हैं, हर जगह कंपटीशन है, यहाँ भी कंपटीशन आ रहा है। जी सर, कंपटीशन तो है। हाँ सर, और बोलिए। क्या आप कोई स्थान दे रहे हैं योगासन के साथ साथ? ये निवेदन है बस मेरा, और कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना, क्योंकि वो कंपटीशन वाली फीलिंग ऐसी ना आए कि एक दूसरे का जस्ट अहित देखते रहें, हित ना देखें, क्योंकि हम लोग योग के पक्ष पर हैं। योग एक सांस्कृतिक पक्ष है, जीवन का सांस्कृतिक हिस्सा है, जो हमको समत्व योग सिखाता है, जो समता में लाने की बात करता है ना। तो वो निवेदन है कि हम एकता अखंडता को कैसे बनाएं, नेशनलाइजेशन को कैसे बनाएं, along with this वो भी योगासना स्पोर्ट ने उसकी भी अरेंजमेंट किए हुए हैं। क्योंकि जब आप ग्रुप परफॉर्मेंस करते हैं, जब आप पेयर परफॉर्मेंस करते हैं, तो जब तक आप में वो टीम स्पिरिट नहीं होती है, तब तक आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड, जब आप योग करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो आपकी कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स इफेक्ट होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। और जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो उसके इमोशन ऑटोमेटिक बैलेंस होंगे। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है कि जो भी योग की लगातार प्रैक्टिस करता है, उसके अपने बिहेवियर पर, अपने इमोशन पर एक मैनेजमेंट, एक कंट्रोलिंग उसकी जो है वो व्यवस्थित हो जाती है। तो ये तो जो सिंसियरली करेगा उसको मिलना ही मिलना है बाय प्रोडक्ट के रूप में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और किसी की कोई क्वेश्चन डाउट है तो आगे अब ब्रीफ करें। किसी का कोई डाउट? कल का टॉपिक क्या रहेगा सर? अभी डाउट तो क्लियर करने जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग अगर ओके बोलेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा सर। मैडम, मुझे लगता है कि अब किसी के कोई डाउट्स नहीं है, और मैं मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे कोचेस को ट्रेनिंग दी एवं उनको जो डाउट्स थे उसको भी क्लियर किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही में थैंक यू कोचेस वेरी ट्रेनिंग मच। जो प्रोग्राम में हमारे जो कोचेस यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा।